भारत का नागरिक कौन है? सवाल सुनने में बहुत सीधा है ना? लेकिन इसका जवाब वक्त के साथ लगातार बदलता रहा है। तो आज हम भारतीय नागरिकता के कानून के इसी लंबे और दिलचस्प सफर को परत दर परत समझने वाले हैं। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही है कि आखिर करीब 70 साल पुराना एक कानून आज भी इतना सुर्खियों में क्यों है? इसी सवाल का जवाब हमें सीधा भारतीय नागरिकता की जड़ों तक ले जाएगा, और ये जड़ें जुड़ी हैं हमारे संविधान से। देखिए, महान दार्शनिक अरस्तू ने एक बहुत गहरी बात कही थी। नागरिकता, अब जानते हैं, सिर्फ एक कानूनी पहचान नहीं है। असल में ये किसी व्यक्ति और उसके देश के बीच के रिश्ते की सबसे मजबूत बुनियाद होती है। तो ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है भारत के एक गणतंत्र बनने के साथ। हमारे संविधान निर्माताओं का एक सपना था, एक एकजुट भारत का सपना, और इसी सपने को सच करने के लिए उन्होंने नागरिकता का एक बहुत ही साफ और मजबूत रास्ता चुना। अब देखिए, अमेरिका जैसे देशों में क्या होता है, वहाँ लोगों के पास दोहरी नागरिकता होती है, एक राज्य की और एक देश की। लेकिन भारत ने चुना एकल नागरिकता का रास्ता। मतलब हम सब सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं, किसी खास राज्य के नागरिक नहीं। और ये फैसला देश को एक धागे में पिरोने के लिए वाकई एक बहुत बड़ा कदम था। संविधान ने शुरुआत के लिए तो नियम बना दिए, पर एक चीज सबसे ज्यादा अहम थी, और वो था आर्टिकल 11। इसने, आप समझिए, संसद को एक तरह की मास्टरकी दे दी कि भविष्य में नागरिकता से जुड़े सारे कानून बनाने का पूरा अधिकार सिर्फ संसद के पास होगा। और बस यहीं से आज के नागरिकता कानूनों की असली नींव रखी गई। तो संसद ने अपनी इसी शक्ति का इस्तेमाल किया और 1955 में एक डिटेल्ड कानून बनाया। ये वो कानून है जो आज भी हमारी नागरिकता की व्यवस्था का मेन बेस है। तो चलिए देखते हैं कि इस रूल बुक में आखिर है क्या। इस कानून ने मोटे तौर पर नागरिकता पाने के 5 रास्ते बताए। पहला, जन्म से, मतलब अगर कोई भारत की धरती पर पैदा हुआ है। दूसरा, वंश से, यानी अगर किसी के माता पिता भारतीय हैं। तीसरा रास्ता है रजिस्ट्रेशन का, जिसके लिए कुछ खास शर्तें पूरी करनी होती हैं। चौथा है नेचुरलाइजेशन, मतलब अगर कोई लंबे समय तक भारत में रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है। और पांचवा, वो तब काम आता है जब कोई नया इलाका भारत का हिस्सा बन जाता है। लेकिन देखिए, कोई भी कानून पत्थर की लकीर तो होता नहीं है ना? वक्त बदला, ज़रूरतें बदलीं, और उसी हिसाब से 1955 के इस कानून में भी कई बार बड़े बड़े बदलाव हुए। तो ये कोई बंद पड़ी रूल बुक नहीं है, बल्कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो समय के साथ साथ खुद को बदलता रहा है। मिसाल के तौर पर 1986 और फिर 2003 में जन्म से नागरिकता के नियमों को थोड़ा और सख्त बनाया गया। फिर 2015 में जो प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए प्रोसेस को आसान किया गया। और फिर आया 2019 का वो बड़ा संशोधन, जिसने शायद इस कानून पर सबसे ज्यादा बहस छेड़ी। अच्छा, हम सब अक्सर इन शब्दों में कंफ्यूज होते हैं, NRI, PIO, OCI। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। NRI यानी वो भारतीय नागरिक जो विदेश में रहते हैं पर पासपोर्ट भारतीय ही है। वहीं PIO और OCI ये भारतीय मूल के लोग हैं जिनके पास विदेशी पासपोर्ट होता है। और हाँ, 2015 में चीज़ों को सिंपल करने के लिए PIO कार्ड को OCI में ही मर्ज कर दिया गया। और अब आते हैं उस संशोधन पर जो हाल के सालों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा और जिस पर सबसे ज्यादा विवाद भी हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की, यानी CAA। तो ये CAA करता क्या है? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो इसका मकसद 3 पड़ोसी देशों से आए कुछ खास धार्मिक समुदायों के लोगों के लिए भारतीय नागरिकता पाने के प्रोसेस को, या कहिए रास्ते को, आसान और तेज बनाना है। तो कौन है ये लोग और कौन से देश? ये कानून 3 देशों पर लागू होता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। और इन देशों से आए 6 समुदायों पर, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त है, वो ये कि उन्हें 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में आना जरूरी है। और इस कानून में एक और बहुत बड़ा बदलाव किया गया। पहले नेचुरलाइजेशन से नागरिकता के लिए भारत में कम से कम 11 साल रहना जरूरी था, पर इन खास समूहों के लिए इस टाइम पीरियड को घटाकर सिर्फ 5 साल कर दिया गया है। अब इस कानून को लेकर 2 अलग-अलग नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ सरकार का कहना है कि इसका मकसद उन लोगों को शरण देना है जो पड़ोसी देशों में अपने धर्म की वजह से सताए गए हैं।
वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी आलोचना करते हैं उनका तर्क है कि इसमें से एक बड़े धार्मिक समुदाय को बाहर रखना हमारे संविधान के आर्टिकल 14 के खिलाफ है, वही आर्टिकल जो कानून के सामने सबको बराबरी का हक देता है। तो इस पूरे सफर को समझने का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ कानून और तारीखें याद करना है? नहीं, ये असल में हमारी अपनी नागरिक पहचान की कहानी को समझने जैसा है। हमने देखा कि कैसे नागरिकता का कानून संविधान की नींव पर बना, फिर 1955 के एक्ट से इसे एक शक्ल मिली और फिर ये समय के साथ साथ लगातार बदलता रहा। ये दिखाता है कि कोई भी कानून समाज की बदलती ज़रूरतों और सोच के साथ कैसे खुद को भी बदलता है। इन नियमों को समझना हमें एक ज़्यादा जागरूक और मजबूत नागरिक बनाता है, क्योंकि असली ताकत तो जानकारी में ही है। तो अब सवाल ये है कि इस ताकत को और बढ़ाने के लिए हम सब अगली कौन सी कहानी को समझना चाहेंगे?